अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। विरासत एक दिन में नहीं बनती, पीढ़ियों के परिश्रम से पैदा होता है जनता से जुड़ा। तो क्या एक हार के बाद एक झटके में वो भरोसा तोड़ देना चाहिए? जवाब है नहीं। ये बात जितनी अखिलेश पर लागू होती है उतनी ही राहुल गांधी पर भी। तो खबर यह है कि राहुल अमेठी वापस लौट रहे हैं, उनके आने से क्या बदलेगा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। राहुल वर्सेस स्मृति, अमेठी में राउंड 3। एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। लोगों को रंग बदलते देखेंगे, परिवार बदलते पहली बार देखेंगे। विरासत की जंग, जनता किसके संग? स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है उसके हिसाब से हमें बेहतर लग रहा है कि बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस का यहाँ से कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में कांग्रेस का नाम है। राहुल गांधी के आने के बाद अब की 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लड़ाई टफ है और इतना आसान दोनों लोग के लिए नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन जीत का जो अंतर होगा घटेगा। कोई भी बाजी मार सकता है। अमेठी सीट पर अब तक जो सस्पेंस चला आ रहा था वो खत्म होने की कगार पर है। ये खबर करीब करीब पक्की है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी एक बार फिर अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि नॉमिनेशन के लिए एक तारीख भी तय हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान होगा। वायनाड में मतदान के बाद अमेठी से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस की टीम को 1 मई की संभावित तारीख दी गई है। 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले 27 अप्रैल को राहुल गांधी के नामांकन का प्लान था। 1 मई को कांग्रेस अमेठी में शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है। खबर तो यह भी है कि नामांकन के दौरान राहुल गांधी अमेठी की जनता से भी रूबरू होंगे, जिसकी तैयारियों के लिए अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंप करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इन खबरों के बीच अमेठी से मौजूदा सांसद और राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभी कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। जीत कर लापता थे, 5 साल हार कर भी भाग गए। मैं हार कर भी यहीं डटी थी और जीत कर मैंने गौरीगंज में अपना निवास बना लिया। वहाँ पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में जिस तरह का गुड़गोबर पूरा किया है, तमाम जो विकास के कार्य थे वो सब ठप हो गए। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़ें। अमेठी से राहुल गांधी कमबैक कर रहे हैं तो गांधी परिवार की एक और परंपरागत सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लॉन्च हो सकती है। विरासत की जंग को जीतने के लिए दोनों भाई बहन कमर कस चुके हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली की आवाम का मानना है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है उसके हिसाब से हमें बेहतर लग रहा है कि बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस का यहाँ से कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में कांग्रेस का नाम है। राहुल गांधी के आने के बाद अब की 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लड़ाई टफ है और इतना आसान दोनों लोग के लिए नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन जीत का जो अंतर होगा घटेगा। कोई भी बाजी मार सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राहुल प्रियंका अमेठी और रायबरेली में नामांकन से पहले अयोध्या राम मंदिर भी जाएंगे। यानी अमेठी जाने से पहले दोनों भाई बहन रामलला के दर्शन करेंगे। ये खबर सामने आते ही बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर हो गई है। लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। अरे जो भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। चलिए, बड़ी कृपा है, प्रभु राम की याद तो आई, देर से आई, जा रहे हैं, अच्छी बात है, दर्शन करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने प्रभु राम मंदिर को बनने में रोकने की कोशिश की, क्या उसके लिए माफी मांगे? सूत्रों की माने तो ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में एक इंटरनल सर्वे भी कराया।
जिसके आधार पर यह तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार के प्रत्याशियों को ही उतारा जाए ताकि पार्टी को इसका फायदा मिल सके। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कांग्रेस का सर्वे कितना सच साबित होता है। लखनऊ से नीतीश पांडे और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के सियासी शोर के बीच अखिलेश यादव भी अपनी विरासत बचाने के लिए खुद मैदान में कूद पड़े हैं। डबल इंजन की सरकार के काम के दम पर एक तरफ बीजेपी दम ठोक रही है, दूसरी तरफ अखिलेश अपनी विरासत की कन्नौज सीट छीन लेने का पूरा मन बना चुके हैं। अंजाम क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। पहली बॉल पे छक्का न मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपका कंफ्यूजन बेकार है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि चुनावी मैदान का ही शोर है। ना ही कोई इंडियन प्रीमियर लीग का मैच है, ना ही भारत और पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट का खेल। लेकिन विरासत बचाने आए कन्नौज सीट से अखिलेश के उतरने के बाद 24 की चुनावी लड़ाई भारत और पाकिस्तान वनडे मैच जैसी जरूर हो गई है। हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर उस कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया है। मुकाबले में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है तो बीजेपी के लिए सीट बचाने की। अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, डिम्पल भी कई बार जीते, और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने इस सीट से डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने इस बार भी उन्हें ही मैदान में उतारा है। इस सीट पर एमवाई समीकरण अहम भूमिका निभाता है। मुस्लिम और यादव समीकरण काफी मजबूत है, जो जीत में अहम भूमिका निभाता है। कन्नौज लोकसभा में कुल 18 लाख वोटर हैं, जिनमें से 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2.5 लाख यादव, 2.5 लाख दलित, 10% राजपूत और लगभग 15% ब्राह्मण हैं। ये कन्नौज लोकसभा सीट का सियासी समीकरण है। इस सीट पर अखिलेश के उतरने से ये सीट हॉट हो गई है। एक को विरासत वापस चाहिए तो दूसरे को सीट बचानी है। नीतीश पांडे, सी मीडिया, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। श्रीनगर का लाल चौक, ये नाम सुनकर कुछ सालों पहले तक सिर्फ दिमाग में एक ही तस्वीर आती थी, वहां आतंकी हमला हुआ होगा। लेकिन अब लाल चौक पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। पहले बम और गोलियां चलती थी, लेकिन अब ढोल, नगाड़े और उत्साह के साथ लोग चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कभी दहशत की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां पर लोकतंत्र के पर्व का जश्न मन रहा है। लाल चौक का घंटाघर, जिसने बीते 3 दशकों में सैकड़ों देश विरोधी प्रदर्शनों को देखा है, वो पहली बार जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार देख रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के श्रीनगर से उम्मीदवार वाहिद अल रहमान ने लोकसभा चुनाव के लिए ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। श्रीनगर में आज नामांकन पत्र भरने 2 बड़ी पार्टियां यहां की पहुंची है, और इस वक्त जो आप नाच गाना देख रहे हैं वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी वहीद परा के समर्थक है। आप देखिए कैसे नाच गा कर वहीद परा जो है श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन पत्र को दाखिल किया।
एक वक्त हुआ करता था जब लाल चौक और श्रीनगर के दूसरे इलाकों में पत्थरबाजों का राज हुआ करता था। प्रशासन को पत्थरबाजों को शांत कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों को उकसाती थी, पत्थरबाजों का रक्षा कवच बन जाती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर बदल गया है। अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी लाल चौक के घंटा घर पर चुनाव की खुशियां मना रही है। उनके नेता जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि महबूबा जी का जो स्टांस है, महबूबा जी की आवाज़ है, जो उनकी बात है, वो उसकी नुमानी उसके लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, एतमाद मांग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि महबूबा जी और उनकी टीम तीनों सीटें लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे। अब तो कश्मीर के युवा भी लोकतंत्र का गुणगान गा रहे हैं। कश्मीर के युवा तो ये भी मान रहे हैं कि कश्मीर में बीते कुछ सालों में विकास बढ़ा है। अगर हम देखेंगे कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, नो मैटर नो इशू, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं हर जगह डेवलपमेंट हुई है। डेट्स वाई कि हमें पता है हमारी जो आवाज़ है इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जो दिल्ली में ले जाएगी वो बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। इसी को जरूर इंशाल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट जम्मू कश्मीर के अवाम से यही रहेगी कि आप निकलो, अपना वोट कास्ट करो, जिसको भी चाहे कास्ट करो, चाहे एनसी को, पीडीपी को, लेकिन अपना वोट आज कास्ट करो। एक ज़माना यहाँ पे होता था जब यहाँ पे बाइकाट होता था, आपको भी बखूबी पता है, लेकिन उस टाइम फोर्सेस घरों में जाती थी, लोगों को निकालती थी कि आप वोट कास्ट करो। श्रीनगर में एक और पार्टी, अपनी पार्टी भी ढोल नगाड़ों के साथ लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जन्मी अपनी पार्टी में जम्मू कश्मीर के दूसरे राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। अब ये राजनीतिक दल भी लोकतंत्र के जरिए अपनी बात संसद में पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। जो इज्जत और विकार हम 2019 के बाद खो चुके हैं, उस इज्जत और विकार को वापस लाएंगे, जवानों का तहफ़्फ़ुज़ लाएंगे और जो जेलों में बंद है उनको जेल से रिहाई करवाएंगे। 370 पे आपका क्या टेक रहेगा? वो फाइल उमर साहब ने क्लोज कर दी है। अब हमें स्टेट का दर्जा है, वो इंशाल्लाह हम अपने स्टेट लाने की स्टेटहुड के लिए लड़ाई रहेगी, जदोजहद रहेगी। श्रीनगर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। पीडीपी उम्मीदवार वाहिद उल रहमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शिया धर्म गुरु आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर के बीच 3 तरफा लड़ाई की संभावना है। 2019 में श्रीनगर लोकसभा चुनाव से नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते थे, लेकिन सेहत की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग होगी। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 के चुनाव के बीच आज के दिन बिहार की राजधानी पटना में 2 खबरों की सबसे ज्यादा चर्चा रही। इन दोनों खबरों में लोगों की जिंदगी हारी और बेकसूर लोगों की जान गई। इसमें एक वारदात हत्या की है और दूसरी आगजनी की। पूरा का पूरा होटल जो है वो जल चुका है, नीचे में रेस्टोरेंट था वो जल चुका है। एक व्यक्ति पूरी तरह से मूर्छित हो गया है, उसकी स्थिति काफी नाजुक है। पटना जंक्शन के करीब मौजूद पाल होटल में एक चिंगारी देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई और पूरा होटल धू-धू कर जलने लगा। सिलेंडर के धमाकों ने आग को और गंभीर बना दिया। आग फैली तो अगल बगल के होटलों और आसपास मौजूद दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग कितनी तेजी से फैली इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि होटल का हर फ्लोर आग की चपेट में था। आग लगने की खबर के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। पहली कोशिश आग में फंसे लोगों को निकालने की थी। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हाइड्रा का भी सहारा लिया गया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिला और पुरुष को निकाला जा रहा है। देखिए, एक नहीं कई महिलाएं फंसी हुई हैं, तस्वीरों में देखिए। जिन्हें भीषण आग की इन लपटों से बचाकर निकाल लिया गया, उन्होंने चैन की सांस ली। बहुत बुरा। कितने लोग फंसे हुए हैं? अब ये नहीं बता पाएंगे। हम लोग 6 लोग थे। आप निकल गए? हम लोग निकल। लेकिन इस होटल में मौजूद हर व्यक्ति इतना खुशकिस्मत नहीं था। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रेस्क्यू करने की संख्या जो 30 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में खराब हो गई। उसमें से कुल मिला करके अभी तो जानकारी जो मिल पाई है हम लोगों को 5 से 6 लोगों का मृत्यु होने की खबर है।
अब सवाल उठता है कि पटना जंक्शन के पास मौजूद इस होटल में यह हादसा कैसे हुआ। फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी सिलेंडर ब्लास्ट को वजह बता रहे हैं। पहले सिलेंडर में हल्का सा चिंगारी लगा और उसके बाद जाकर के पूरे को पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में हैरान करने वाला रवैया फायर विभाग का दिखा। फायर विभाग की डीजी तो जानती हैं कि लापरवाही इस आग की वजह है, लेकिन लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, अब ऐसे होटलों को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही जा रही है। अभी फाइन करना शुरू कर देंगे हम लोग और इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पे कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये एक्शन लापरवाही करने वाले होटलों पर पहले होता तो इस अग्निकांड में जान और माल का जो नुकसान हुआ उसे बचाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना में एक तरफ आग लगने की घटना से मातम पसरा, दूसरी तरफ जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई। सौरभ कुमार की हत्या उस वक्त की गई जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस हत्याकांड के बाद आरजेडी ने बिहार के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं चुनाव के वक्त जेडीयू नेता की हत्या के पीछे कौन है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मातम, तनाव, गुस्सा, राजनीति। जेडीयू नेता की हत्या हुई है, अब आम लोगों की कौन कहे। यहाँ तो सरकार के लोग भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता तो भगवान भरोसे है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता की हत्या के बाद गुस्सा और सियासत दोनों हाई है। आदर्श आचार संहिता में पुलिस प्रशासन की सख्ती के दावे को गोलियों से उड़ाते हुए अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं और लोग ऐसी वारदातों के बाद नाराज और गुस्से में। ये गुस्सा उस वक्त भड़का जब पटना के पुनपुन इलाके में जदयू नेता सौरभ कुमार की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सौरभ कुमार पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। फायरिंग में सौरभ पटेल के दोस्त मुनमुन कुमार को भी 2 गोलियां लगी। रिसेप्शन में गए थे कल रात को और वहीं अज्ञात कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्हीं के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। उसमें सौरभ कुमार जी की जो है मृत्यु हो गई। कोई घायल भी है? एक व्यक्ति है मुनमुन कुमार, वो भी घायल है। उनका इलाज अभी कंकड़बाग में चल रहा है, अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। जेडीयू नेता की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई है। सौरभ कुमार युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। हत्या के बाद मीसा भारती भी सौरभ कुमार के परिजनों से मिलने पहुंची। चुनाव के बीच जेडीयू से जुड़े नेता की हत्या के बाद विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। एक तरफ से कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी और लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त दुरुस्त है और इस तरह से घटना घट जा रही है, तो इस पे एक्शन तो लेना चाहिए प्रशासन को। मुख्यमंत्री जी को खास तौर पे देखना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए का यूएसपी है कानून का राज। किसी भी हाल में कानून तोड़ने वाले को उसको सजा मिलेगी। सौरभ कुमार की हत्या क्यों की गई, हत्यारे कौन हैं, इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, तब इस तरह का हत्याकांड सुरक्षा के दावों पर कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों से रहिए अपडेट और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।